you've seen both sides, na angel investing side also and founder side also. India is a complicated country. Singapore is like what Delhi, less than 10 million population होगा शायद. Any recommendations you have for any founder starting? कि इंडिया में खोलो, बाहर खोलो, क्या? Founder ही कंपनी founder है. This is true for later. How do you determine कि as in एक तो हो गया कि कितने investors manage करने हैं, right? So that drives a lot of your further decisions. Friend of mine was thinking of moving to US. वो 1-1.5 महीना रह के भी आया कर रहा है यहाँ पे हर चेक क्लियर कराने के लिए भी बैंक जाना होता है. How do you structure founder salary, founder equity? Hey guys, welcome back to Funded Founders. We have Snehal on again. Welcome to the show. Thank you for having me. I wanted to continue our conversation and talk about the journey of taking over Truly Madly and sort of what that's been like over the last 3-4 years. On the previous episode, you mentioned briefly that company was registered in Singapore. You guys did a little restructuring before you took over as CEO, right? So, why don't you walk us through that process of what does that look like? Are there things founders should look out for when structuring the cap table, the equity? यार तो जब शुरू हुई थी ना ट्रूली मैडली तब which was 2013 तो पहला फंड रेज टाइप हुआ होगा. तब मोस्ट लोगों का ये रहता था कि यार इंडिया से बाहर ही रजिस्टर कर लो, कैपिटल इन्फ्यूजन इजी रहता है. बट आई वाज वेरी क्लियर यार नहीं, अपने को ना इंडिया में ही राइट. तो एंड तब तक थोड़ा अपना भी स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम शुरू हो चुका था, उसका फायदा था. देन काफी सारे चीजें सॉल्व हो चुकी थी जो पहले एफडीआई वगैरह की प्रॉब्लम्स रहती थी, वो काफी हद तक सॉल्व सरकार ने कर दी थी. प्लस मुझे लगता था कि यार फायदा तभी है ना कि अब इंडिया में ही कैपिटल, इवन तो वो भी कैपिटल देखो इवेंचुअली इंडिया ही आ रहा होता है ना. सिंगापुर कंपनी होती है, सिंगापुर के नीचे एक आपकी इंडियन सब्सिडियरी होती है, वो पैसा आपको ही इंडिया में ही भेज होती है, इंडिया में ही खर्च हो रहा होता है. और रेवेन्यू तो जब बनेगा तब बनेगा, मतलब पहले तो आप वो नहीं कर रहे होते हो फंड रेजिंग में, राइट. तो बस फिर जब रेवेन्यू व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ मनी देन इज व्हेन कि भाई हाँ थोड़ा पैसा आपका इधर जो कंज्यूम हो रहा है, बाकी सब सिंगापुर जा रहा है. बट मेरे को तो यार अपने को लॉन्ग टर्म में इंडिया में रखना है. प्लस आई थिंक आगे जाके इंडियन गवर्नमेंट ऐसा रहने भी नहीं देगी, है ना. पहले कोई चारा नहीं था तो लोग करते थे एंड गवर्नमेंट ने भी आई थिंक ज्यादा नहीं परेशानी की. बट अभी तो आप देखो तो इवन वाईसी कंपनीज आर रिवर्स डोमिसाइल मार रही हैं फ्रॉम यूएस टू इंडिया. इस वजह से आई थिंक वाईसी को भी कुछ परेशानी है, इस बार बहुत कम इंडिया कंपनीज ली है उन्होंने, राइट. तो मेरी ये अपना मतलब मेरा प्रेफरेंस था कि नहीं यार अपने को हम इंडिया के लिए बना रहे हैं तो इंडिया में करेंगे, और कल को हम आईपीओ भी लेके जाएंगे तो इंडिया में ले आएंगे, राइट. एंड एक रीजन लोगों को बाहर रखने का ये भी रहता था कि यार इंडिया में तो टेक स्टार्टअप्स के आईपीओ होते नहीं है, तो आपको यूएस वगैरह में ही करना पड़ेगा, तो मेक सेंस कि आप बाहर शुरू से ही कर लो. तो अभी तो आप देखो तब तो खैर अब हाइंडसाइट में बोल सकते हैं कि इंडिया में इतना अच्छा हो गया, तब जब मैंने ये डिसीजन लिया था तब नहीं कोई भी स्टार्टअप नहीं था, आईपीओ नहीं हुआ था. बट मन था कि यार नहीं इंडिया में ही करेंगे. एंड उसके लिए भी जो कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं आपको. देखो कुछ चीजें बहुत इजी हैं सिंगापुर में, है ना. तो वो कॉन्शियस डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि यार सिंगापुर में कंपनी खुलवाना, और मैंने तो क्योंकि पैरेलली होते हुए देखा ना कि यार इंडिया में हम लगे हुए हैं, अरे इसमें डिले हो गया, उसमें डिले हो गया, अरे जीएसटी नहीं आ रहा, अरे पैन नहीं आ रहा. वहां पे एक दिन में लिटरली सब बैंक अकाउंट तक खुल जाता है, राइट. तो वो एंड धीरे धीरे आई एम होपिंग कि इंडिया भी वैसे फ्रेमवर्क से अडॉप्ट करेगा. इंडिया इज अ कॉम्प्लिकेटेड कंट्री, सिंगापुर इज लाइक वन दिल्ली, राइट. छोटा सा लेस देन 10 मिलियन पॉपुलेशन होगा शायद, है ना. तो what are like based on all of this, are there any recommendations you have for any founder starting कि इंडिया में खोलो, बाहर खोलो, क्या like क्या स्ट्रक्चर? मेरा तो बायस है, मैं तो कहूंगा इंडिया में खोलो, ठीक है. अभी आपको एग्जिट भी इंडिया में आईपीओ करना है, इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना, तो इंडियन आईपीओ से बेहतर कोई मार्केट ही नहीं है. बल्कि मेरे को तो लगता है कि बाहर की कंपनीज आजकल देख रही है कि यार हम इंडिया में आईपीओ कर सकते हैं क्या, ठीक है. बिकॉज इतनी अच्छी लिक्विडिटी, वो एफडीआई एफआईआई थोड़ा बाहर जाता है, इंडियन रिटेलर्स और इंडियन म्यूचुअल फंड ही. अभी तो इंडियन म्यूचुअल फंड का इतना बड़ा एक तरीके से ऑटो पे सब्सक्रिप्शन ही बन गया ना यार, इतना तो हर महीने मार्केट में घुसना ही है, राइट. तो इंडियन मार्केट इज अमेजिंग, हाईएस्ट ग्रोथ मार्केट है अभी आई थिंक इंडिया की. तो इंडिया के लिए ही बना रहे हो, अगर स्पेशली अगर इंडिया के लिए बना रहे हो, अगर आप अनलेस आप कुछ वेब 3 या उसमें कर रहे हो, तो अभी इंडिया में रेगुलेशन थोड़ा डाइसी है. तो दुबई, सिंगापुर आर
good places and a lot of people are doing that. Yeah. Right? Because India में भी regulation थोड़ा सा, and India is a difficult country to regulate crypto and Web3. Right? आप जो चीजें दुबई और सिंगापुर जैसी छोटी, they are small countries, right? वो खेल सकती हैं, वो कर सकती हैं, उतना ज्यादा कुछ फैलेगा नहीं. यहाँ पे अपन यार 1.4 बिलियन 1.5 बिलियन होने वाले लोग हैं, तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. वी आर अ कॉन्टिनेंट, राइट? वी आर अ सब कॉन्टिनेंट, वी आर नॉट जस्ट अ कंट्री. यूरोप इज द closest example, not one country in Europe, all of Europe, including UK in fact, right? So UK part can be our metro cities. So one basic very important recommendation, यहाँ पे कोई चिंदी चोरी नहीं करनी चाहिए. Get a good lawyer, right? यहाँ पे मत होना penny wise pound foolish. 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा भर दो, कोई दिक्कत नहीं है. वो शुरू में लोग ना वो 50-60 हजार 1 लाख रुपए बचाने के चक्कर में इनएक्सपीरियंस्ड लॉयर ले लेते हैं. पहला एसएच एटलीस्ट जॉब अपना बनवाओ ना, एक अच्छे लॉयर से बनवाओ, एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर से जिसने स्टार्टअप्स में काम किया हुआ हो, उससे बनवाओ. और बहुत सारी चीजें ना आपकी सॉर्टेड रहती है. फिर अगले राउंड्स की स्पीड बहुत तेज आती है. फॉर एग्जांपल मैं अपने केस में बताऊं, पहले एसएच हमने 2020 में बनवाया था, उसके बाद से वो इस तरीके का एसएच बना हुआ है. उसके बाद से हमने जो 2 राउंड किए हैं, उसमें सेकंड राउंड में थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ा. थर्ड राउंड में तो बस हमने पिछले एसएचए के ऊपर डीओए कर लिया, डीड ऑफ एडियरेंस बोलते हैं उसको, कि किसी भी न्यू इनकमिंग इन्वेस्टर ने कोई आपत्ति ही नहीं दिखाई कि यार हाँ स्ट्रक्चर सब कुछ तुम्हारा है, सेट है. और हमने ना उसमें सब डिफाइन किया हुआ है कि यार जैसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है. एवीएम मैटर्स, कि एवीएम क्या है? एवीएम होता है अफर्मेटिव वोट मैटर्स, इसके राइट्स होते हैं. बेसिकली उसमें कुछ चीजें आती हैं कि आईपी ट्रांसफर अगर कर रहे हो तो कितना परसेंट कंसेंट लगेगा शेयर होल्डर्स का, ऐसे मतलब जो एवीएम राइट होल्डर्स होते हैं. अब वो हमने ना डिफाइन किया हुआ कि इतने परसेंट से ऊपर जो होल्ड कर रहा है कंपनी में, उसी के पास एवीएम राइट है, बाकियों के पास नहीं. ठीक है. सिमिलरली बोर्ड सीट, अगर किसी से आज तक मैंने किसी को बोर्ड सीट नहीं दी, राइट? क्योंकि मेरे कंपनी में कोई भी 10% ज्यादा ओन नहीं करता. तो जिस दिन कोई इंस्टीट्यूशन लाके 10% एटलीस्ट ओन करे, उसको आप बोर्ड सीट दो. 2-4-5% के लिए हर कोई, देखो बोर्ड सीट हर इन्वेस्टर आपसे मांगेगा, उसका फर्ज है, उसका हक है मांगना. आपको ये बोलना है कि यार नहीं, अगर आपको चाहिए तो आप सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर तो बन जाओ ना, आप ओन कर लो 10% और आप फिर मेंटेन करके रखो 10%, तो आपके पास बोर्ड सीट रहेगी. आपने आज वाले राउंड में, मेरे पहले राउंड में 10% ले भी लिया, अगले में नहीं डाल रहे हो, तो फिर यार आप डाइल्यूट हो जाओगे. अगर प्रोडेटा भी नहीं कर रहे हो, अगर आप डाइल्यूट हो जाओगे तो फिर आपकी जाएगी बोर्ड सीट, है ना? तो वो एसएचए उस तरीके से आपको स्ट्रक्चर करना चाहिए. सिमिलरली कुछ जो टर्म्स होते हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं फाउंडर्स को, ड्रैग अलोंग, टैग अलोंग, रोफो, रोफर, राइट? तो उसमें क्या होता है कि अब अपना उनका पर्पस भी है. देखो इन्वेस्टर, अब मैं इन्वेस्ट भी करता हूं, ठीक है? एक्सप्लेन दिस टर्म्स. हां, तो मैं आई डू एंजल इन्वेस्टमेंट आल्सो, तो मैं उस साइड से भी बता सकता हूं, ठीक है? एंड आई एम पार्ट ऑफ अ फंड आल्सो. तो they are there for investors money protection. अब इन्वेस्टर पैसा डाल रहा है, तुम लेके भाग जाओगे तो मतलब, है ना? तो अब फॉर एग्जांपल ड्रैग अलोंग क्या होता है? ड्रैग अलोंग होता है कि अगर मैंने ऐसे इन्वेस्टर कोई डील ढूंढी है, तो मैं पूरे के पूरे सारे के सारे कैप टेबल को ड्रैग करके, अगर मेरे पास ड्रैग अलोंग है और मैं बेच रहा हूँ अपने, मेरे पास मान लो 20% है कंपनी का, मैंने कहा यार तुम्हें बेच रहा हूँ मैं कंपनी, तुम बोलोगे यार नहीं, फिर बाकी 80% नहीं है, मेरे पास ड्रैग अलोंग है, मैं जहां जाऊंगा उनको मेरे साथ ड्रैग होना ही पड़ेगा. ठीक है. तो हमने इसका फिर क्या निकाला, अब इन्वेस्टर की साइड से इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन है कि यार अब तुम अड़ जाओ कि नहीं मेरे को नहीं बेचनी, मेरे को, अब यार तुमने इन्वेस्टर का पैसा लिया है तो तुम मान लो कि भैया तुम, यू आर नॉट द सोल पेरेंट ऑफ द कंपनी, राइट? तो अब तुम ऑलरेडी ओनरशिप शेयर कर चुके हो, तो उसका तुम्हारा ही फर्ज है एक्चुअली उस इन्वेस्टर के पैसे बनवा के देना. तो हमने क्या इसका सोल्यूशन निकाला, एक हाउस ड्रैग होता है कि यार इफ मेजॉरिटी ऑफ मेजर इन्वेस्टर्स, तो हमने मेजर इन्वेस्टर्स पहले डिफाइन किए हैं, जो इतने परसेंट से ऊपर ओन करते हैं, दे आर मेजर इन्वेस्टर्स. इफ मेजॉरिटी ऑफ मेजर इन्वेस्टर्स अग्री, देन इट्स अ हाउस ड्रैग, देन हर सारे इन्वेस्टर्स ड्रैग, देन हर कोई ड्रैग हो जाएगा, राइट? तो वो ऐसे करके ना एक अच्छा लॉयर, अगेन एक अच्छा लॉयर, मेरे को नहीं आता है कुछ भी, ठीक है? बल्कि इनफैक्ट आई रिमेंबर टॉकिंग टू माय लॉयर, मैंने उसको बोला था यार, एंड वर्जिन कैपिटल, अमेजिंग फर्म, रोमा इज द ओनर एंड फाउंडर.
मैंने रोमा को बोला था यार देखो मेरे को ना आता नहीं है ज्यादा समझ, एक चीज ये करनी है कि एक बहुत मेहनत कर रहे हैं हम ये सब करने में कि भाई हम एक ऑलरेडी एक चलती हुई कंपनी को उठा रहे हैं जो मोस्ट लोग राइट ऑफ कर चुके हैं। हाँ, ठीक है, तो वो पहले अपने आप में एक बड़ा रिस्क है कि यार पुराने इन्वेस्टर्स को राइट ऑफ कर चुके हैं, वो एक बैगेज लेके हमें यकीन है कि यार हम इसको टर्न अराउंड कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। एंड सब जो नए लोग भी हैं वो कह रहे हैं यार पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, क्यों इवन माय वेल विशर्स वर लाइक यार क्यों कर रहे हो, मतलब सुसाइड मूव है, मतलब हाँ। क्योंकि यार वीसी की दुनिया में ना एक पुरानी, अब एक मैं आज कुछ नया शुरू कर लूंगा ना उनको वो नहीं है, एक पुरानी कंपनी अगर मैं उठा रहा हूँ उनको लगता है यार इसमें ये बैगेज होगा उसमें वो होगा, तो मेरे को था कि यार नहीं यार इसमें बन जाएगा धंधा, वो देख। एंड ऑफ कोर्स थोड़ी नादानी भी थी तब के हिसाब से अगर देखो तो, पर जितना चाहिए होता है ना, ऑफ कोर्स वो चाहिए ही होता है, बिना नादानी के बनता भी नहीं है ना। हाँ। नादान परिंदे ही होते हैं हम तो मेरे सारे, राइट। तो मैंने रोमा को बोला यार कि मेरे को ना ये सिखाना है भी आपको, मतलब ठीक है मेरे को ना अभी बिल्कुल नहीं आता ये सब, ना मेरे को तब फाइनेंस आता था ना लीगल आता था, मेरे को टेक अच्छे से आता था, मेरे को प्रोडक्ट अच्छे से आता था, मेरे को मार्केटिंग अच्छे से आती थी, तो मेरे को उस हिसाब से पता कि यार ये मैं कर लूंगा। बट फाइनेंस और लीगल वाला एंगल मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था, पिछले 3-4 साल में ही सीखा है। तो रोमा को मैंने बोला था यार एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम इतनी मेहनत करके जो तामझाम कर रहे हैं ये ऐसी किसी गड़बड़ के चक्कर में गड़बड़ ना हो जाए, एंड दूसरा कि यार आई वुड वांट टू लर्न अ लॉट ऑफ दिस। एंड फिर वो आप एक बारी पढ़ोगे ना बैठ के ऐसे और फिर गूगल कर लो हर टर्म को तो आ जाएगा, मतलब यार ऐसा रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, है ना। तो वो अंदर की लैंग्वेज फिर भी उनकी थोड़ी अजीब सी होती है लीगल वाली, बट जस्ट जो टर्म का एक हर हेडलाइन होता है उसको आप जाके गूगल, अब तो चैट जीपीटी को बोलो आप एक्सप्लेन टू मी लाइक अ 5-year-old, वो बताएगा आपको बिल्कुल 5 साल के बच्चे की तरह, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं यार, लिक्विडेशन प्रेफरेंस होती है, एंटी डाइल्यूशन होता है, प्रोरेटा राइट्स होते हैं, तो एंड आई एम आल्सो नॉट द राइट लीगल एक्सपर्ट टू टेल, आई जस्ट टेल फाउंडर्स कि यार गो एंड लर्न दिस। जब भी आप अपना पहला राउंड कर रहे हो एसएचए में नहीं तो सब तो टर्म शीट में ही इनका मेंशन आ जाता है, आप टर्म शीट में से ही देखो और लगा लो ना एक रात आप समझो कि आप क्या साइन कर रहे हो। एग्जैक्टली, गूगल पे डोंट जस्ट डिपेंड ऑन द लॉयर की यार लॉयर ने बोल दिया तो कर दिया, वो भी इंसान है वो भी गलती कर सकता है, तुम जितने कॉशियसली किसी भी चीज का डिसीजन ले सकते हो वो नहीं ले सकते। आई आल्सो फील कि इसमें एक डिस्टिंक्शन है कि a company's lawyer is going to defend the company and not you as a founder, and so I feel like वहाँ भी एक आपको समझ होनी चाहिए कि यार सी अर्ली स्टेजेस में ना सेम ही होता है, फाउंडर ही कंपनी फाउंडर है, दिस इज ट्रू फॉर लेटर, दिस इज ट्रू फॉर सीरीज बी एंड सीरीज सी के बाद के लिए मे बी, बट तब भी मैंने अभी इंडिया में तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया कि फाउंडर अपना अलग लॉयर हायर कर रहा है, कंपनी का अलग लॉयर है। आई थिंक सिलिकॉन वैली में एक ऐसा इंसिडेंट शो में आपने देखा होगा इंसिडेंट, उसमें वो एज केस ही एक बना था, वो ऐसे वाले एज केस में ही होता है। आई हैव अ फ्रेंड अभी हॉस्टल में है, there's still seed stage company but थोड़ी बहुत CTO CEO की लड़ाई हो गई, CTO is leaving the company, तो उस केस में CTO had his own lawyer, CEO had a lawyer but the lawyer said कि I represent the company, so if you want representation to help figure this out तो तो ये कैच केस हो गया, he recommends कि तो आइडियली इसमें भी क्या करना चाहिए, तो एक इनफैक्ट मोस्ट अच्छे इन्वेस्टर्स आपको इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे अनलेस देयर इज अ फाउंडर्स एग्रीमेंट इन प्लेस, ठीक है। फाउंडर्स एग्रीमेंट में ना ये सब कुछ डिफाइंड होता है, इवन गुड लीवर बैड लीवर सिचुएशन डिफाइंड होती है, क्लॉबैक्स डिफाइंड होते हैं, बीमार हो गए, पैरालाइज्ड हो गए, बिल्कुल वो हो गए मतलब मर गए, सब कुछ डिफाइंड होता है, बिकॉज कंपनी तो चलनी पड़ेगी ना तब भी, एंड वो पहले से आपको साइन करके मतलब वो दैट मेरे पहले राउंड का कंडीशन सब्सिक्वेंट था, वो नॉट कंडीशन प्रेसिडेंट होता है कि बिफोर वी वायर द मनी आपको ये सब कंडीशंस फॉलो करनी होंगी, और फिर कुछ होता है कंडीशन सब्सिक्वेंट कि आफ्टर फंड रेजिंग 3 महीने के अंदर आपको ये चीजें। तो सिमिलरली अब लिक्विडेशन प्रेफरेंस, अभी इस वक्त पे कुछ जो फाउंडर्स गलती कर रहे हैं 3x की लिक्विडेशन प्रेफरेंस साइन करके, क्योंकि फंडिंग विंटर चल रहा था and there are always some sharky investors in the market, 3x LP पे 3x liquidation preference पे साइन किया हुआ है, कि उसका मीनिंग पता है क्या है, कि अगर तुम इन्वेस्टर हो, मैंने तुमसे 3 करोड़ रुपए ले लिए 3x लिक प्रेफ पे,
कल को जब भी एग्जिट होएगी ना, 9 करोड़ पहले मुझे। पहले 9 करोड़ तुम्हें मिलेगा। हाँ। उसमें भी एक और भी एंगल होता है, वो मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा। उसमें तो ये होता है कि पहले 9 करोड़ मिल जाएगा, फिर उसके बाद भी जो मिलेगा वो सब में बटेगा। हाँ। ठीक है, बट वो गलती तो आई थिंक कम लोग करने चाहिए। बट ये भी अपने आप में बहुत, क्योंकि यार मान लो आपने टोटल मनी ही रेस किया है, अगर अगर 3 करोड़ का राउंड रेस कर रहे हो, तो टोटली 5-6 करोड़ ही रेस किया होगा। हाँ। ठीक है, कंपनी की वैल्यूएशन 10-12 करोड़ ही होगी फ्यूचर वाली, तो जब बिकती है तो वो तो प्रेजेंट वैल्यू में बिकती है। तो उसका मीन बहुत सिंपल है कि भैया आपको तो कुछ नहीं मिलने वाला, पर फिर भी वो कर रहे हैं बिकॉज लिंक्डइन में फाउंडर लिखना है, क्योंकि वो गलत मोटिवेशन एंड गलत उससे ही कर रहे हैं, राइट। कुछ लोग जब डेस्परेशन में भी कर देते हैं, पता भी होता है उनको कि यार है गड़बड़, बट करना पड़ जाता है। तो वो सब चीजें हैं। सिमिलरली एक होता है ड्रैगन बता दिया, लिक प्रेप बता दिया, एंटी डाइल्यूशन में क्या होता है कि, एंड ये भी अगेन फंडिंग विंटर वाली कॉम्प्लिकेशंस है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब एंटी डाइल्यूशन कब ट्रिगर करता है, आपने मान लो अपना पिछला राउंड किया था 50 करोड़ पे रेस, एंड मैं इन्वेस्टर था, मेरे पास आज 10% है आपकी कंपनी का। अभी फॉर सम रीजन आपको डाउन राउंड करना पड़ रहा है, विच इज की 50 करोड़ की जगह पे 40 करोड़ पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से मेरा एंटी डाइल्यूशन ट्रिगर कर जाएगा। आई विल स्टिल ओन 10% ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मेरे लिए इशू करने पड़ेंगे, और वो जाएगा कहां से, फाउंडर की जेब से। ठीक है, तो वो एंड इनका ना मोस्ट बारी वो लोग ना, वो वही है, वो घुसते नहीं उसमें। आप जाके अपने इन्वेस्टर से वेवर मांग सकते हो, इसका वो खुशी खुशी दे देगा, अनलेस आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो ना। मैक्रो इकोनॉमी ही अगर खराब है तो आप जाके वेवर मांग लो, एंड आपको वेवर मिल जाएगा यार। मतलब अच्छे इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर्स अच्छी होते हैं मोस्टली, अनलेस आपने बेकार से किया तो वैसे भी कंपनी को बंद करके नई कंपनी शुरू कर लो। ठीक है, तो दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू, एंड उनको जाके वेवर मांग लो यार कि अभी हमें कम पे करना पड़ रहा है, प्लीज आप ये वेवर कर दो। दे विल हैप्पीली डू इट। कितना ही जा रहा है ना उनका, बट तुम्हारा अगर ज्यादा चला गया तो तुम्हारी ही क्या मोटिवेशन रह जाएगी। इवन दो अ लॉट ऑफ टाइम्स दीस थिंग्स आर आल्सो करेक्टेबल, क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप अपना नेक्स्ट राउंड रेस करते हो, यूजुअली 2x या 3x वैल्यूएशन पे करते हो, व्हिच मींस कि आपकी वैल्यूएशन बढ़ रही है 100 to 100%, बट आप डाइल्यूट हो रहे होते हो 20 से 30%, 15 से 30% रहता है ना। तो आप क्या करते हो कि यार अगले राउंड में एक ईसॉप पूल अलग काट लेंगे, एंड फिर उसके कुछ माइलस्टोन्स रहते हैं, उसके बेसिस पे आपकी इक्विटी बढ़ जाती है ना। तो वो अगर आप बहुत ज्यादा ओवर डाइल्यूट हो भी जाओ, उसके भी देयर आर ऑलवेज ways to correct. Do you have any suggestions on cap table structuring in terms of कितने एंजल्स करने हैं, उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है, वो इन्वेस्टमेंट को लेना कैसे है? I know US में a lot of people use SPVs to sort of manage their cap table, but इस पे कोई थॉट्स की? यार इंडिया में तो देखो सिंपल रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ना सेफ नोट इलीगल है, पहली बात। ठीक है, तो वैसे यूएस में तो बहुत आसानी से आप सेफ नोट पे कर लेते हो पहला राउंड अपना, कि सिंपल एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर इक्विटी। जब मैं अगला राउंड रेस करूंगा तब आप उसको कन्वर्ट कर लेना। तो इंडिया में वो करने का तरीका है सीसीडीज, बेसिकली कन्वर्टेबल राउंड जिसको बोलते हैं यार, एंड सीसीडीज आर कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। वो एक तरीके से डेट होता है, ठीक है, एंड फिर वो डेट कन्वर्ट हो जाता है आपके राउंड में, और उसमें फिर ये बेसिकली बिना वैल्यूएशन के फंडिंग राउंड्स होते हैं कि आपने मान लो 10 करोड़ रेस करना है, बट अभी आपको नहीं बताया वैल्यू कैसे करें, कोई रेवेन्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कुछ एंजल्स हैं। तो आप कन्वर्टेबल राउंड रेस कर लेते हो, आप बोलते हो कि मेरे को 10 करोड़ रेस करना है एट से 50 करोड़ फ्लोर एंड 70 करोड़ कैप एंड 20% डिस्काउंट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी मेरा नेक्स्ट राउंड होगा, जिस भी वैल्यूएशन पे होगा, उस पे आपको 20% डिस्काउंट पे मैं इक्विटी दे दूंगा, एंड उसमें टाइम भी होता है कि भाई विद इन 18 मंथ्स हुआ तो 20%, उसके बाद हुआ तो 30%, ऐसे ऐसे। एंड फ्लोर और कैप का क्या होता है कि यार अगर फ्लोर होता है कि मिनिमम इज 50, कि अगर मान लो 40 पे भी हुआ, मतलब खैर वो तो फिर होएगा ही नहीं ना, वो तो हो ही नहीं पाएगा, बट कैप है मेनली जो काम आती है कि मान लो अगला राउंड मेरा सीधा ही 100 करोड़ पे हो रहा है, बट क्योंकि 70 करोड़ की कैप डिफाइंड थी, आपको 70 करोड़ पे मिलेगा, राइट। तो ये फिर भी एक अच्छा तरीका है कैप टेबल मैनेज करने के लिए।
LLPs को लोग यूज करते हैं इंडिया में, बट वो भी थोड़ा सा ग्रे है, बिकॉज वो ना कंपनी की साइड से, स्टार्टअप की साइड से ग्रे नहीं है, इट इज मोर ग्रे फ्रॉम द इन्वेस्टर साइड, बिकॉज कंपनी कुछ तो वो होता है कि एक कोई भी प्राइवेट लिमिटेड भी या चाहे LLP भी कोई कंपनी जो है, if more than 50% of their income is coming from investments, then it has to be some SEBI register or regulated something like that. तो वो कुछ पहले तो काफी लोग करते थे अभी, बट ये रूल्स आते जा रहे हैं, तो आई थिंक AIFs आर द बेस्ट वे। अभी एंजल लिस्ट आपको RUB देता है, लेट्स वेंचर आपको फंड एज अ सर्विस देता है, तो जो भी स्मॉल चेक्स हैं अंडर 5-10 लाख रुपीस वो आप उसमें एग्रीगेट कर लो सारे, वो आपके कैपिटल में एक सिंगल हेड आएगा AL ट्रस्ट या LV ट्रस्ट का, ठीक है। देन आपका इंडिया में आप 200 शेयर होल्डर ही कैपिटल पे रख सकते हो, उसके बियॉन्ड आप जाते हो तो आप एक पब्लिक कंपनी बन जाते हो, आपको जबरदस्ती पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा, ठीक है। बहुत होते हैं ऐसे 200 वो, बट अब अगर उतना बड़ा कर रहे हो तो उसमें फिर आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि यार ठीक है शेयर होल्डर्स हैं बहुत सारे, बट इनको डिफरेंट ग्रुप ऑफ पावर अटर्नीज में बांट लो कि यार मोटा मोटा 5-7 ही साइन चलेंगे जब भी मेरे को फंड रेज करना होगा, नहीं तो अगला फंड रेज में अगर आप 200 साइन लेने जाओगे तो आपकी वाट लग जाएगी, राइट। तो उसका तरीका ये रहता है कि यार आपने एक पावर ऑफ अटर्नी बना ली, ऐसे जगह बांट रख लो या अलग से बना लो, एंड उसमें आपने साइनिंग अथॉरिटी अदर देन सेलिंग की, अदर देन वो पावर ऑफ अटर्नी कैन नॉट सेल योर शेयर्स, अदर देन सेलिंग की पावर अटर्नी आपने दे दी, एंड जिस भी फाउंडर को ही दे दो, या फिर अगर आप मोस्टली ग्रुप में इन्वेस्ट किया है तो एक बंदे को लीडर बना दो उस ग्रुप का, उसको दे दो। Do you have any thoughts on कितनी check size रखनी चाहिए for raising around, like as in there's probably good and bad like practices here, but yeah, depending upon what kind of fundraise you are doing. If it is your first fundraise and you are raising say 2 crores, 1 crore, 2 crores, तो ले लो यार 5-10 लाख रुपए का भी चेक साइज चल जाएगा, ठीक है, बट कोशिश करो उसको RUB के थ्रू राउट करो, या फिर उनको बोल दो LLP से आ जाए, वो उनकी परेशानी है, तुम्हारी नहीं है। इफ यू आर रेजिंग 20 करोड़ 30 करोड़ राउंड, देन आपको रखना पड़ेगा टिकट साइज 50 लाख के 1 करोड़ का, नहीं तो कैसे मैनेज करोगे ना इतने सारे लोग, है ना। अब जैसे जो सिंडिकेट्स होते हैं, सिंडिकेट्स आर अ गुड वे टू रेज मनी फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कैपिटल, क्योंकि उनके पास AIF होती है अपनी, तो AIF की एक एंट्री आती है, चाहे उसमें अंदर 50 लोगों ने 5-5 लाख रुपए डाल के 2.5 करोड़ में बनाया, है ना। आपके में एक ही सिंगल एंट्री आएगी कैपिटल पे, जैसे IPV हो गए, VCATs हो गए, उनके ट्रस्ट की आएगी, एंड 2.5 करोड़ रुपए का सीधा। चेक साइज के रिलेटेड हाउ डू यू डिटरमिन कि एज इन, एक तो हो गया कि कितने इन्वेस्टर्स मैनेज करने मुझे, राइट, सो दैट drives a lot of your further decisions. Is there an ideal way to, जो आप बोल रहे हो LLP के थ्रू करो, RUB के थ्रू करो, is there any difference amongst those? Does it matter for me as a founder कि इन्वेस्टर के साइड से क्या हो रहा है, और like what should I focus on? यार RUB में भी बैकएंड पे AIF ही होता है, इंडिया में अगर आपको फंड है तो वो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड हो, AIF ही होगा, CAT 1, 2, 3 जो भी हो सकता है, ठीक है। RUB is just a roll up vehicle on top of that AIF, ठीक है। जैसे एंजल लिस्ट में AIF मेरे में इन्वेस्ट कर रहा है, तुम्हारे में इन्वेस्ट कर रहा है, 1000 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, AIF एक ही है, उसके ऊपर एक व्हीकल बनता है जो कि ओन कर रहा है, मतलब कि भाई इतने ये वाले लोगों ने इतने पैसे इस पर्टिकुलर कंपनी में डाले, है ना। बट आपको AL ट्रस्ट के ही उसको भी वो बोलते हैं, इट्स अ फंड ओनली ना, तो इट्स जैसे म्यूचुअल फंड में आपको वो इशू होता है ना, फंड इशू, वैसे ही होता है, ठीक है, कि इतने फंड्स हैं आपके और इतने रुपए का एक फॉर अ फाउंडर टर्म बोल रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स में, जो भी यूनिट्स बोलते हैं, NAV, हाँ NAV तो हो गया कि इतना अमाउंट का, एंड इतने यूनिट्स की, इतने यूनिट्स हैं उसका ये NAV है, ठीक है, एंड वो मिल जाता है। And for a founder raising in India, is there any difference in raising from India and raising from outside US? उसमें भी कुछ nuances हैं या समझने के काफी है। देखो पहला तो हो जाएगा एक्सेसिबिलिटी इन नेटवर्क, ठीक है, अगर नेटवर्क है आपका तो बाहर से रेज करो बहुत आसानी से, क्योंकि बड़ा टिकट साइज, यहाँ पे आप अगर 10 करोड़ का राउंड कर रहे हो तो आपको बहुत सारे 10 लाख 20 लाख 25 लाख वालों को, वहाँ पे मिनिमम अमाउंट ही शुरू होगा 100K से, जो ऑलरेडी 80 लाख है, वो 100K में सीधा 80 लाख हो गया,
तो आपको ऐसे 10 ही चाहिए बस। हाँ ठीक है। दूसरा बट जो रेगुलेटरी है वो फेमा समथिंग फॉरेन समथिंग समथिंग हाँ, मॉनेटरी कुछ वो आरबीआई और इनकी ही गाइडलाइंस है, तो आपको वो फाइलिंग्स करनी पड़ती हैं। हाँ और अगर आप वो भूल गए तो पेनल्टी बहुत हाई है। आई थिंक बाकी सारी पेनल्टीज तो फिर भी छोटी होती है सरकार की, दिस इज समथिंग वेरी वो। एंड उसमें ना एक और कुछ कॉन्सेप्ट आता है राउंड ट्रिपिंग का। तो बेसिक राउंड ट्रिपिंग में क्या होता है कि स्पेशली अगर आप मान लो आपने बाहर से पैसा रेस किया, वो इधर से ही गया हुआ पैसा बाहर से होकर वापस इंडिया नहीं आना चाहिए। और सिमिलरली अगर आप फॉरेन डोमिसाइल्ड कंपनी हो, मान लो सिंगापुर की कंपनी हो, आपने कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर करी, बट क्योंकि आप इंडिया के लिए बना रहे हो, आपके इन्वेस्टर्स इंडिया के हैं। अब इंडिया से कोई पैसा जो सिंगापुर गया हो इस वाली कंपनी में इन्वेस्ट होने के लिए, वो उस वाले पैसे को अगर आप वापस ले आए, व्हाट, बस दिस इज राउंड ट्रिपिंग। ठीक है। अब ये मैं भी इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो गूगल कर लेना कि क्या होता है राउंड ट्रिपिंग, बट इतना मेरे को पता है कि वो नहीं करनी चाहिए एंड उसकी पेनल्टीज बहुत आई। ठीक है। आई थिंक इसमें लाइक फ्रॉड के चांसेस या हाँ यार वो बहुत सारी, तो फेमा आल्सो डील्स विद आई थिंक अ लॉट ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड वो सब, तो एएमएल गाइडलाइंस बहुत सारी आ जाती है। For Truly Madly, did you raise everything locally? Did you raise from outside? Where did you? थोड़ा बहुत बाहर से, तो because we have raised from Chennai Angels, we have raised from Mumbai Angels, we have raised from IPV Inflection Point Ventures, तो ये सब के कोई ना कोई HNIs बाहर के भी हैं, बट देन वो पूरा फाइलिंग करनी पड़ती है राउंड के बाद फेमा की और सबकी, तो वो सॉरी। बट हाँ सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग होता है वो यही वाले होते हैं, तो अनलेस बड़ा चेक आ रहा हो आई वुड नॉट रिकमेंड। ठीक है। क्योंकि ना वो आधी बारी तो हमारे इंडियन बैंक्स को ही समझ नहीं आता। पहले तो वो पैसा वायर होके इंडिया आना, बैंक को पहले पूरा आपको चिट्ठी पत्री देनी पड़ती है कि बाहर से पैसा क्यों आ रहा है। ठीक है। मतलब सिमिलरली अगर इंडिया से बाहर जा रहा है तो खैर अलग ही लेवल की देनी पड़ती है, इसमें भी देनी पड़ती है। और फिर आधी बारी वो आया नहीं, फिर स्विफ्ट कोड ये दे के ट्रैक करो, मतलब इट इज अ एडिशनल ओवरहेड एंड इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स। तो छोटे टिकट साइज तो नहीं लेने चाहिए बाहर से, अनलेस आ रहा है भैया 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ का चेक साइज, देन इट मेक्स सेंस, अदरवाइज इट डजंट। वो फॉर माय सर्विसेज कंपनी बाहर से पैसा आता है, जब भी इनवॉइस भेजता हूँ I have to take like 4 or 5 different documents वही to the bank. इनवॉइस का ये वो, and we use SBI for like getting the money in. Oh shit. और वो SBI भी बोलती है पैसे घूम गए, ट्रैक नहीं हो रहा। हाँ वही तो ट्रैक नहीं हो पा रहे, कैसे बोले फिर SBI मत यूज कर। वो मुंबई ब्रांच में हुआ, पता कर रहे हैं पैसे कहाँ गए, and I don't know how that's even possible कि ट्रैक ही नहीं हो रहा। बट इसमें तो प्राइवेट बैंक्स भी इवन बहुत परेशानी देते हैं। And like the reason is my parents are very hell-bent on SBI क्योंकि एक तो rate better देते हैं from any other private bank, but also they just have this notion of trust कि SBI कभी डूबेगी नहीं ऐसे। हाँ बट HDFC भी नहीं डूबेगी यार। ठीक है, वो ट्रूथ है एक टाइम तक SBI कभी डूबेगी नहीं, आज भी ट्रू है, नहीं डूबेगी कभी, डूब ही नहीं सकती, बट HDFC भी नहीं डूब सकती, है ना। Do you have any recommendations for banks in India that are startup friendly versus not? यार यस बैंक है एक्चुअली स्टार्टअप फ्रेंडली, बट देन वो एक बैंक है जो डूब चुकी है एक बारी। बट देखो उसको भी सी आरबीआई इज द माई बाप ऑफ ऑल ऑफ दिस, तो वो डूबने देगा नहीं, है ना। जैसे यस बैंक ऑलमोस्ट डूब ही गया था, बट नहीं डूबने दिया ना, तो वो दैट मींस यू आर इन अ वे सॉर्टेड कि हाँ ठीक है कुछ टाइम के लिए लिक्विडिटी ब्लॉक हो सकती है, बट ऐसे डूबेगा नहीं। बट सच स्मॉल बैंक्स एंड अभी तो उनका फुल फोकस काफी हद तक स्टार्टअप्स वगैरह पे रहता है यस बैंक का, तो उसी चक्कर में यार इनके साथ इनके एनपीए भी फिर बढ़ गए, बिकॉज दे वर मेकिंग bolder bets than RBI would allow them to, but didn't work out, है ना। तो of course और भी कुछ पंगे होंगे हमें नहीं पता, but yes bank is a bit friendly in this approach. Then देखो जितना बड़ा बैंक होगा उतने उसकी पॉलिसी एंड वो सब प्रोसेसेस बढ़ते रहते हैं, because the reason I हंग्री बैंक होगा जिसको धंधा चाहिए, जिसके अकाउंट मैनेजर को अपने टारगेट पूरे करने हैं,
वो लग के अरे सर आप मेरे से लाओ ना, मैं करवाऊंगा। हाँ। क्योंकि उसके उसका टारगेट पूरा हो रहा है ना यार, उसके आ रहे हैं अकाउंट में 1 करोड़ रुपए, ठीक है, फिर उनको थोड़ा सा दे दो केला कि भाई ठीक है मैं अपना कैपिटल अकाउंट भी आप ही में खुलवा लूंगा, एंड फिर उसके बाद मैं अपना सैलरी अकाउंट भी आप ही में खुलवा लूंगा। तो उस तरीके से मैनेज करने पड़ते हैं रिलेशंस। The reason I ask is जैसे US पे there's a lot of startup oriented banks, right, like Mercury and Brex and all that really focus on optimizing startup की life cycle journey ताकि आपको banking में issue ना हो। मेरे समझ में इंडिया में all the major banks their online platforms are also limited in the sense कि आप क्या क्या कर सकते हैं। यार मतलब तुम बताओ, मैंने जो इतना सुना है कि यूएस के जो ये स्टार्टअप वाले बैंक भी है ना, वो इंडिया के नॉर्मल बैंक से भी पीछे है। अगर मैं टेक्नोलॉजी और ऐप और डिजिटल पेमेंट्स के बारे में बात करूं तो फ्रेंड ऑफ माइन वाज थिंकिंग ऑफ मूविंग टू यूएस। वो 1-1.5 महीना रह के भी आया, कह रहा है यहाँ पे हर चेक क्लियर कराने के लिए भी बैंक जाना पड़ता है ना। मतलब वो कुछ तो था उसको, वो मतलब उसके भैया के होटल्स वगैरह हैं यूएस में, कह रहा है यार मतलब यहाँ के बैंक और वो हमारे बैंक्स वगैरह सारी हैंडल वही करता था, राइट। तो कह रहा है यार मतलब मैं तो लग रहा है कि भाई इतना पिछड़ा हुआ कैसे हो सकता है यूएस, हमें तो हमेशा सोचते हैं क्योंकि हमारी बैंकिंग यार थैंक्स टू यूपीआई एंड एवरीथिंग हैज लीपफ्रॉग्ड अ लॉट। यूपीआई पर्सपेक्टिव से तो नहीं है, बट टेक फर्स्ट पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स हैव good tech for you to use and manage. Mercury and Brex as well as very startup oriented. They're not banks themselves, they are built on top तो of नियो बैंक्स वाला वो हाँ नियो बैंक। तो नियो बैंक्स देखो इंडिया में भी आ गए हैं काफी सारे, ठीक है, बट क्योंकि इंडियन बैंक्स भी टेक में इतने आगे हैं बिकॉज एनपीसीआई ही टेक में इतना आगे है विद यूपीआई एंड एवरीथिंग, तो वो ना कोई इफेक्टिव डेल्टा भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे अदर देन लेंडिंग एंड वो सब वही, ठीक है। वो इवेंचुअली कुछ अगर क्योंकि यार अब यूपीआई को आप कैसे ही पिछाड़ सकते हो ना, यूपीआई मेरे को लगता है बल्कि ग्लोबली शायद आगे जाके स्विफ्ट की जगह ले ले। अभी जैसे जैसे धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज में भी खुलता जा रहा है यूपीआई, स्विफ्ट तो बहुत ही गदर टेक्नोलॉजी है अब यूपीआई के मुकाबले। एंड सी द sheer scale of UPI यार, everybody has multiple UPI IDs, हर बैंक के साथ में कनेक्टेड हैं, and the scale is humongous and look at the speed। अभी मोदी जी भी आते हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे, उनको क्या दिखा रहे थे, देखो मैंने यूपीआई से फट से आप पैसे चाय वाले को ट्रांसफर कर दिए, राइट। तो अभी दुबई में था, मैं दुबई में भी लेके आया वो यूपीआई इक्विवेलेंट, बट वहां पे क्योंकि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पेनिट्रेशन ऑलरेडी इतनी हाई है तो शायद कभी ऐसा नहीं बनेगा। यूपीआई वर्क फॉर इंडिया बिकॉज बिफोर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड पेनिट्रेशन बढ़ी, यूपीआई आ गया एंड यूपीआई ने बिल्कुल गेम ही चेंज कर दी 2017 में आके, राइट। तो वो मेरे को लगता है कि यार कुछ मामलों में ना अपने बैंक्स आगे हैं, हम हमेशा फैल जाते हैं। मेरे को जो भी आज तक सिर्फ दिक्कत आई है बैंक्स की, इट इज ऑलवेज रेगुलेटरी, ना इट वाज नॉट अ बैंक प्रॉब्लम, है ना, अदर देन कभी कभी जो मैं पीएनबी, मेरा एक होम लोन पीएनबी में चल रहा है, मेरे को साल में 2-3 साल में एक बार केवाईसी कराने वहां जाना पड़ता है, वहां पे भी सुनने को मिलता है कि सर सर्वर नहीं चल रहा है, बाद में आना, राइट। बाकी उसके अलावा मेरे को कभी बैंक में कोई ऐसा इंडिया में बैंक जाने की जरूरत नहीं, अदर देन उस बस पीएनबी में जो 2.5 साल में 3 साल में एक बार केवाईसी फिजिकल कराने जाना पड़ता है, ई केवाईसी हो जाती है कोटक में, एचडीएफसी में, एक्सिस में तो हमारा सैलरी अकाउंट है तो वो तो आके ही सब कुछ कर देते हैं हमारा। तो एंड जब नहीं भी था ना तब भी मतलब जैसे यार फॉर एग्जांपल, अब खैर ये मेरा अपना भी यूज किया था, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे मेरे को बैंक जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास कैश नहीं था, एट जीरो कैश, मेरे को एक भी नोट मैंने एक्सचेंज नहीं कराया, था ही नहीं यार, क्या कर लोगे, मतलब है ही, नीड ही नहीं है। तो सिमिलरली ना वो थोड़ा सा इंडिया अलाउड अस टू बिकम अ कैशलेस इकोनॉमी और अ कैशलेस पर्सन इन द इकोनॉमी वे बिफोर एनीथिंग एल्स, है ना। वो डिजिटल एंड ये तो चलो 2017 में तो 2016 में तो फोर्स हो गए थे ना लोग। मैं 2015 या 16 के अर्ली में ना मैं मुंबई मूव किया था एंड आई टुक अ चैलेंज ऑन अपॉन माय सेल्फ कि एक नए शहर में मैं मूव किया हूं जस्ट एंड मैं गलती से अपना वॉलेट भूल गया था, बट वो पेटीएम वगैरह मस्त चलते थे तब, मैं कहा बिना कैश के आई विल सर्वाइव, देखते हैं कितने दिन आई विल बी एबल टू सर्वाइव, एंड आई मैनेज 45 डेज के करीब। एंड वो भी क्यों टूटा स्ट्रीक मेरा, मैं ओला में था एंड ओला में ना उस टाइम पे कुछ पंगा था कि अगर आपने शुरू किया है जितने भी अमाउंट से, आपने बीच में जैसे मैंने मान लो 400 रुपए की कैब बुक करी, मेरे वॉलेट में 300 ही थे, अब मैंने जबकि वॉलेट रिचार्ज कर भी दिया तब भी एट द एंड ऑफ द ट्रिप इट डिड नॉट कट फ्रॉम देयर, उसने बोला कि 100 रुपए कैश ही दो
एंड उस भाई के पास पेटीएम नहीं था। दिल्ली में तब तक हर ऑटो, हर पनवाड़ी, हर गली नुक्कड़ पे पेटीएम लग चुके थे। मुंबई में भी वहां पे पहुंच रहा था। तो इंडिया बहुत पहले मतलब इन बैंकिंग टेक्नोलॉजीज में ना काफी ही लीपफ्रॉग किया है। एंड आई थिंक वो एक एडवांटेज रहा कि यूएस में बहुत पहले से बने हुए सारे सिस्टम, चलते हुए सिस्टम को नई टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इंडिया में थे ही नहीं पहले सिस्टम, तो इन्होंने अच्छी टेक्नोलॉजी से सीधा ही वो बनाए, तो दैट रियली हेल्प। आई थिंक यूएस में आई हैव हर्ड दिस थिंग कॉल्ड फेड नाउ, which is UPI equivalent, bank to bank ACH, क्योंकि वहाँ पे the biggest gap I see right now is bank to bank transfer करने में 3 दिन लगता है। तो unless I Zelle you, which is Paytm बराबर, तो जैसे वो Venmo और हाँ same thing, बट उसमें तो वॉलेट में जाता है ना कि बैंक में जाता है, वो वॉलेट में जाता है फिर आप बैंक में डाल सकते हो, but then बैंक में डालना 1 to 3 days, right? So that's the biggest difference I've seen कि जो यहाँ पे यूपीआई की इंस्टेंट वो है ना कि बैंक टू बैंक, आईएमपीएस तो पहले ही निकाल दिया था इन्होंने, है ना। आईएमपीएस भी ऑलमोस्ट रियल टाइम हो जाता था, बट यूपीआई भी उसके ऊपर भी एक और फास्टर लेयर, मोबाइल फ्रेंडली लेयर लेके आ गया, क्यूआर कोड। दैट्स रियली सुपर चार्ज है, क्योंकि वहाँ पे वो है ही नहीं। वहाँ पे इशू क्या है कि इट्स नॉट अ गवर्नमेंट मैंडेटेड सिस्टम, तो किसी के पास Zelle है, किसी के पास पेपैल है, किसी के पास Venmo है, तो इवन इफ दैट अलाउ यू टू डू इंस्टेंट, वो इतना स्प्रेड हो गया कि हर लोगों के पास हर चीज नहीं है, तो वो फर्क पड़ जाता है। तो इन्होंने ये अच्छा काम किया ना कि आपका चाहे फोन पे हो, चाहे क्रेडिट हो, चाहे पेटीएम हो, यूपीआई नीचे यूपीआई ही है। गवर्नमेंट ने अपनी एक भीम ऐप करके निकाली थी, बट वो भी बस एक बेस है, उसके ऊपर आप किसी भी कर लो, पूरा इंटरऑपरेबल है। One thing I wanted to ask was from a founder perspective, हमने इतना we talked about shareholder agreements, we talked about structuring the company, we talked about all these things. What protections do you think as a founder someone should have when looking through this? Like I think last time you mentioned there is you kept the 5% clause. कि you're allowed to what do you call it? Estate planning. Estate planning. That you're allowed to sell 5% of vested shares without any sign-off. Yeah. Similarly, ऐसे let's talk about that, but also founder perspective से क्या आपने किया to protect yourself in this journey and also help you liquidate whatever you need to? यार सबसे पहली चीज मैंने समझे एक लॉजिक्स क्या करते हैं, एंड फिर मैंने उसकी सिनेरियोज बनाए बैठ के किया, अच्छा ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। लॉयर अच्छी थी तो उसने भी हेल्प करी, तो एस्टेट प्लानिंग क्लॉज उसी ने डलवाया कि भाई, एंड एस्टेट प्लानिंग क्लॉज बेसिकली क्या होता है कि मान लो अगर आपको अपने कुछ शेयर्स, अब आप ऐसा फाउंडर ज्यादा सैलरी तो ले नहीं रहे होते, ठीक है, अब जो भी आपकी नेटवर्थ है वो उन्हीं में बंधी हुई है, अगर आप उनको भी लिक्विडेट नहीं कर, एंड देखो इन्वेस्टर साइड से भी क्या आप ऐसे थोड़ी बेच सकते हो, है ना। तो इट वाज अ मिडिल ग्राउंड कि भाई अब मैं फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव आई आल्सो विल नॉट अलाउ, अगर मैंने तुम्हारे में बहरा है तुम अपने शेयर बेच के निकल गए, है ना, फिर मेरा तो हेड हो गया। तो एंड शेयर्स की हमेशा वेस्टिंग भी होती है, जो भी मेरे भी शेयर्स हैं वो सारे मेरे नहीं है, 4 से 5 साल की वेस्टिंग रहती है, 20-25% हर साल मिलते रहते हैं। तो एस्टेट प्लानिंग क्लॉज क्या कहता है कि n percentage of your vested shares you can sell without any restrictions or approvals or ROFO offer. ROFO offer क्या होता है? ROFO is right of first offer. ROFO is right of first refusal. कि अगर तुम्हें अपने शेयर्स मार्केट में बेचने हैं तो जिसके पास रोफो है आप उसको बताओगे कि यार मैं बेच रहा हूँ, आपके पास क्योंकि राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर है तो आप पहले ऑफर दे दो, मैं तो बेच रहा हूँ। रोफर होता है राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, उसमें आपको बताना पड़ता है मैं तो बेच रहा हूँ, मेरे पास ये आया हुआ है, अगर आप बता दो अगर आपको लेने हैं तो कि आपको पहला राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल दे रहा हूँ, कि आप मना करोगे तो मैं उसको जाके इतने बेच दूंगा, ठीक है। बट इसके फाउंडर शेयर्स ना बहुत बंधे हुए होते हैं, यूजुअली बहुत अप्रूवल लेने पड़ते हैं, बट बिकॉज हमारे पास वो क्लॉज है, सम पोर्शन व्हिच इज नॉट अ लॉट, सम पोर्शन ऑफ आवर वेस्टेड शेयर्स वी कैन फ्रीली सेल टू बिल्ड आवर ओन एस्टेट, राइट, कि कुछ पैसा हम निकाल के उसको घर ले पाए, गाड़ी ले पाए, अपने खर्चे कर पाए। इसमें एक और जो चीज ध्यान वाली रहती है कि मतलब जैसे मैंने आज तक जितनी बारी भी किया है, मोस्टली हमारे ही जो एग्जिस्टिंग या न्यू इन्वेस्टर्स हैं, दे आर द वंस हु बाय, है ना। जैसे मैंने आज तक आई थिंक 2 बारी किया होगा शायद, दोनों बारी मेरे
एग्जिस्टिंग या फिर जो इनकमिंग इन्वेस्टर्स थे हम्म। उन्होंने ही लिए हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको कहीं जाके बाहर, यूजली ये तभी होगा जब आप नया राउंड कर रहे हो, है ना। एंड ये थोड़े से डिस्काउंट थ्रू, क्योंकि सेकेंडरी हमेशा प्राइमरी के मुकाबले थोड़ा सस्ते में जाता है। और ये वाले जो होते हैं ना थोड़े कम राइट्स वाले होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं हाँ। जो एक इन्वेस्टर को मिलते हैं वो सीसीपीएस मिलते हैं, थोड़ा सा राइट्स का भी डिफरेंस होता है। तो ये स्लाइट डिस्काउंट पे जाते हैं विच इज फेयर, है ना। एंड वो प्राइमरी राउंड की वैल्यूएशन से 10-20% नीचे की, एंड वो डिपेंड अपॉन मार्केट एंड एवरीथिंग आल्सो, आपने जो नेगोशिएट कर लिया। एंड आपका कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ही ले लेगा, उनको भी पता होता है कि यार इनको चाहिए होते हैं पैसे, प्लस फिर उसको भी थोड़ा सस्ते मिल जाता है, अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाना चाहता है तो। And most investors in India are okay with this sort of clause, or मोस्ट गुड इन्वेस्टर्स आर, मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, कभी किसी ने कुछ बोला इनफैक्ट मैंने बताया मेरे ही इन्वेस्टर्स ने बोला। खरीदा भी। And मतलब because I feel like a lot of founders are afraid of going through this process because एक तो समझ नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, और जो इन्वेस्टर ने बोला अगर मैंने मना किया तो मे भी पैसे नहीं मिलेंगे, तो एक थोड़ा सा वो भी रहता है फॉर फर्स्ट टाइम फाउंडर्स रेजिंग देयर फर्स्ट राउंड की। यार वो डिपेंड करता है कि आप किस पावर डायनामिक्स में रेस कर रहे हो। अगर आप डेस्परेशन में रेस कर रहे हो तो ऑफ कोर्स चुपचाप जो मिल रहा है ले लो, बेगर्स कांट बी चूजर्स। अगर आप पोजीशन ऑफ पावर से एंड पोजीशन ऑफ अबंडेंस से रेस कर रहे हो, क्या तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास तो पैसा भी पड़ा है और ऑप्शंस भी हैं। एंड मोस्ट गुड इन्वेस्टिंग ऑलवेज हैपेंस इन फोमो, मतलब इन्वेस्टर की साइड पे फोमो होता है। आपका राउंड तभी अच्छा रेज हो सकता है अगर इन्वेस्टर को फोमो आ रहा है कि यार लिमिटेड एलोकेशन है, मैं नहीं लूंगा तो कोई और ले लेगा। तो जल्दी से डिसाइड करो। एंड राउंड रेजिंग पर्सपेक्टिव क्या टाइमलाइन रखनी चाहिए? अगर मान लो मैं पहला राउंड रेज कर रहा हूँ, शुड आई कैप इट कि 2 हफ्ते पे क्लोज करना है, 3 हफ्ते में? ऐसा यार कोई इंडिया में आपको 6 महीने लग जाते हैं राउंड इंसेप्ट करने से पैसा बैंक में आने तक, जिसमें से कि 3 महीने तो ड्यू डिलिजेंस और वो सब में होता है, और शुरू के 3 महीने आप पाइपलाइन बिल्ड करते हो, पिचेस करते हो, कमिटमेंट्स लाते हो, राउंड फिल करते हो, मतलब 3 नहीं तो एटलीस्ट 1.5 तो लग ही जाता है। और उसके बाद डीडी एंड फिर टू एंड फ्रो एंड लीगल नेगोशिएशंस एंड एवरीथिंग विद मनी इन द बैंक में 3 महीना और लग जाता है। तो दैट्स अ रफ टाइमलाइन की रेज करना है, तो कीप दैट इन माइंड। 6 महीने पहले आप जब आपके पैसे खत्म होने वाले हैं ना, उससे 6 महीने पहले मतलब फिर तो वो पूरा ही नेक टू नेक हो जाएगा। हाँ। उससे ये मान के चलो कि 6 महीने तो लगेंगे, तो उससे 9-10 महीने पहले, क्योंकि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके बैंक में 18 महीने का पैसा भी होना चाहिए, है ना। और अब आप अगले 18 महीने के लिए रेस करोगे तो आपको ये 9-10 महीने में शुरू कर देना चाहिए। For due diligence, any tips or tricks on how to manage that, how to manage your sort of data room, and what is important in India for due diligence? कि क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या रेडी रखना चाहिए? यार अगर आपका ऑडिटर बिग 4 में से कोई है, या फिर बिग 4 का 5, 6, 7 भी है, दैट्स अ वेरी गुड हेल्प। ट्रस्ट बन जाता है पहले ही, उन्हें पता है कि यार ऐसे कोई गड़बड़ वाला ऑडिटर नहीं है। हम लोग एक और चीज करते हैं, हम अपनी तरफ से डीडी करवा के रखते हैं किसी बिग 4 टाइप से। रफली कितना कॉस्ट लगता है? यार साल में 10 लाख रुपया खर्चा आता है, ठीक है। तो छोटे स्केल वालों को नहीं रेकमेंड करूंगा, बट इफ यू हैव ऑलरेडी, हमने जैसे 5 मिलियन रेज कर चुके हैं, तो हमारे वाले केस में सेंस बनता है, तो फायदा होता है। देखो हम भी नए फाउंडर्स ही हैं, सब कुछ हमें भी नहीं पता, खुद की गलती से भी बच जाते हैं, प्लस एंड उसके साथ ना आप ऐसी डील कर लो कि यार अब ये ना एक कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली ये टेक का कॉन्सेप्ट है, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, CI/CD, है ना। ये ना हम हर चीज में इंप्लीमेंट कर देते हैं। जब हमारा फंड रेजिंग भी चल रहा होता है, मान लो अगर मैं 20 करोड़ का राउंड रेज कर रहा हूँ, तो इंडिया में क्या है कि पहले आपको पैसा एक कैपिटल अकाउंट में लेना पड़ता है, फिर जब आप उसका पेपर वर्क करके कम कुछ SH40 है समथिंग कुछ तो फॉर्म होता है, वो CS आपका भर के अपलोड करती है, तब जाके आप उस पैसे को यूज कर सकते हो। तो लोग क्या करते हैं, पूरा इंतजार करते रहते हैं जब सबको आ जाएगा, सब 5 करोड़ हुआ करो डन पैसा लाओ, 5 करोड़ हुआ करो डन पैसा लाओ। CS को 2 गुना पैसा दे जाएगा ना, कोई बात नहीं, उसकी मेहनत हो रही है डबल, कोई बात नहीं यार, करने दो ना, तुम्हारा पैसा तो बैंक में आ रहा है ना, तुम्हारा कब तुम वहां से वापस नहीं ले सकता, जब तक कैपिटल अकाउंट में फिर भी वापस आ सकता है, ठीक है।
देन सिमिलरली हर क्वार्टर या हर 6 महीने में पिछले 6 महीने की एडेड ड्यू डिलिजेंस करा के रख लो, टाइप कर लो डेलॉयट या किसी के साथ कि यार एक बार तो आप पूरी कर लो, उसके बाद हर 6 महीने हर क्वार्टर की इंक्रीमेंटल करते रहो। And this has helped you in closing faster rounds because आपकी basically पूरी ऑडिट हिस्ट्री रेडी है at that point. यस, प्लस मेरे को पता है कि यार अब जब डीडी में जाएगा 90% चांस में बंदा अपना जो इन्वेस्टर है वो अपनी डीडी खुद कराएगा, बट क्योंकि मैं करा के बैठा हूँ और अच्छे से करा के बैठा हूँ, मैं ऑलरेडी जो वहां पे फ्लैग होता और फिर मैं टू एंड फ्रो में टाइम बर्बाद करता, मैंने करके रखा है कि अच्छा यार तुमने ये वाले ट्रेडमार्क्स नहीं ले रखे, ये लेके रखो, अच्छा तुम्हारी ये वाली ट्रांजैक्शन का ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ये ठीक करो, बुक्स में ये है जो भी। तो दो तरीके के होते हैं, फाइनेंशियल डीडी होता है एफडीडी, लीगल डीडी होता है एलडीडी, ठीक है, दोनों ही कि भाई तुम्हारा ये एग्रीमेंट मिसिंग है, तुम्हारा ये फाउंडर्स एग्रीमेंट नहीं हुआ, तुम्हारा आईपी राइट्स का ढंग से वो नहीं है, वो सब कुछ हो जाता है। And Big Four are more or less well versed in this space, right? As any of the Big Four. हाँ, Big 10 में से कोई भी ले लो यार, Big 10 का 10th ले, मतलब Big 4 का 10th ले लो ना, मतलब बहुत महंगा भी नहीं होएगा, और नहीं तो नहीं है पैसे उतने भी, और सस्ते वाले से कर लो। पॉइंट इज हमें बस एक सिनेरियो करनी है कि यार जो चीजें इन्वेस्टर का डीडी में निकल के आने वाली थी, वो हमने क्या मैं पहले ही निकाल के, इट्स लाइक यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ना, तो मैं यूएटी कर लेता हूँ अपनी, तो वो टेक के ही प्रिंसिपल्स है जो वहां पे अप्लाई हो रहे हैं। Do you see founders doing this a lot? Do you think this is नहीं, I haven't seen as of now, but I would love कि ऐसा होने लगे, तो मतलब वो उनका ही फायदा होएगा, उन्हीं का टाइम बच जाएगा। Another thing I was gonna ask is how do you structure founder salary, founder equity? जैसे US में I think a base founder salary is 60,000 a year, right? That's only if you've raised at least more than $500,000 or $1 billion to seed round. But how do you think about paying yourself as a founder, sort of liquidation, because you're always on a grind. आप हमेशा grind पे हैं, आप हमेशा सोच रहे कि कितना पैसा है नहीं है, तो उस पे क्या thoughts है कि कैसे structure करते हैं? यार तो मोटा मोटे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे उस पर डिपेंड करता है। बिफोर यू स्टार्ट अप आपकी क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, क्या आपके लाइफस्टाइल थे, क्या आपकी सेविंग्स हैं, एंड लंबी गेम खेलनी है अगर इफ इट इज गोइंग टू बी अ डेकेड लॉन्ग गेम, तो आप 2-3 साल तक तो आप सरवाइव कर सकते हो, ठीक है कि यार मैं 50% लेस सैलरी ले लूंगा, बट वो फिर सस्टेनेबल नहीं रहता है ना। वो आपको ऑफ कोर्स आप 100% मार्केट सैलरी नहीं ले पाते हो कभी भी, बट आपको इतनी ले लेनी चाहिए कि यार आप गरीबी में नहीं जियो, आप कुछ सेव भी कर पाओ अपने बैड डेज के लिए, क्योंकि ना, एंड ये गलती एक मैं देखता हूँ इंडिया में बहुत ज्यादा लोग करते हैं, बिकॉज एक वो रोमांटिसाइज्ड है स्ट्रगल एंड फाउंडर स्ट्रगल, बट उसमें होता क्या, मेरे साथ भी मैं ये गलती कर चुका हूँ पिछले स्टार्टअप्स में। बैंक में पैसा होता है एंड उस टाइम पे ना जो बर्न होता है और सब कुछ होता है, उस टाइम पे अगर हम सैलरी ले भी लेते ना, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, इट रियली वुड नॉट हैव मेड एनी डेंट। बट जब वो नहीं चली, कंपनी बंद हो गई और अपनी वाट लग गई, फिर जबरदस्ती जाके नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि कुछ भी पैसा नहीं है ही नहीं, अब तो जीरो से शुरू कर रहे हैं। और फिर बहुत सारे लोग तो मैंने दोस्तों को भी देखा है, देन वो उनका छूट ही जाता है, फिर वो स्टार्टअप कर ही नहीं पाते, फिर उनको नौकरी में घुसना पड़ता है, क्योंकि भाई तब पैसे निकाला नहीं और अब कंपनियां बंद हो गई। होंगी यार, 10 में से 9 कंपनी आपकी बंद होंगी। ऐसा फाउंडर आपको, मेरे को लगता है कि यार लाइफ में 10 कंपनी करनी है, ठीक है, फ्रॉम द एज ऑफ से 25 to 50, स्टार्ट 10 कंपनीज। किस्मत अच्छी हुई रितेश अग्रवाल जैसी हुई तो पहली ही कंपनी आपकी यूनिकॉर्न बन जाएगी, लगेंगे 10 साल उसमें भी, बट पहली ही कंपनी यूनिकॉर्न बन जाएगी। किस्मत एवरेज हुई तो 5वीं कंपनी, 5 कंपनी बंद होगी, 5वीं 6वीं जाके यूनिकॉर्न। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि भाई छोड़ दोगे, ठीक है, नॉट नेसेसरली हर किसी को यूनिकॉर्न ही बनाना है, मतलब अच्छी कंपनी, मतलब आप सक्सेसफुल कंपनी जो भी आपके डेफिनेशन है वो बना लोगे। खराब भी हुई ना अगर, तो भी और सजेस्ट की 10वीं कंपनी हो जाएगी, ठीक है। अब तो आपका काम है कि उसको सस्टेनेबली कैसे करना, कि क्या 10वीं कंपनी तक मैं स्टार्टअप करता रह पाऊंगा, या मुझे अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह की वजह से नौकरी में जाना पड़ेगा। क्योंकि अगेन जब होता है बैंक में वैसा, वो सैलरी ना फर्क ही नहीं पड़ती। आप 50,000 की जगह पे 1 लाख की जगह पे 1.5 लाख की जगह पे 2 लाख ले लो,
जब बैंक में आप एनीवे बर्न आप 50 लाख रुपए महीने का कर रहे हो, 1 लाख रुपए का और हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। ठीक है, बट तुम्हारी अगर जब ये रुक जाएगी तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। What do you suggest is a good benchmark or starting salary? नहीं, there is no benchmark। आपकी जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, आपकी जो भी सैलरी थी, आप उससे थोड़े से कम में शुरू कर लो। हाँ। ठीक है, विद जैसे जैसे ग्रो करता रहेगा। सीरीज बी सीरीज सी के बाद तो वैसे भी आप मार्केट सैलरी ले लेते हो, एंड आपका फिर लिक्विडिटी, सेकेंडरी लिक्विडिटी इतनी आ जाती है कि सैलरी तो बहुत ही एक तरीके से मतलब वो हाँ नॉर्मल मतलब छोटी लगेगी, और प्लस बहुत हाईली टैक्स है ना। आपके जो शेयर्स आपने 2-3 साल आपने होल्ड कर लिए हो तो उसमें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जाएगा खाली। So you've seen both sides, ना, angel investing side also and founder side also. Angel investing side पे what are some trends you've seen founders going for, as in कि पहला round कितना बड़ा है नहीं है, and then how are they approaching it from an यार हम काफी अर्ली स्टेज करते हैं, Hmm. तो अंडर 10 करोड़ से ही राउंड शुरू होता है। Hmm. प्री रेवेन्यू होती है मोस्ट कंपनी जब हम इन करते हैं, मतलब वो रेवेन्यू ऐसा होता है कि कोई मल्टीपल असाइन करके 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे भी नहीं पहुंच सकते हो, Hmm. है ना। बट वो बिकॉज एक कंपनी शुरू ही हो रही है तो D2C में 5 से 10 का रहता है, Hmm. टेक में 10 का रहता है, डिपेंडिंग ऑन क्या अपॉर्चुनिटी है वो है उतने शुरू होता है। देन ट्रेंड्स, अभी D2C हॉट है यार, Hmm. हेल्थ फूड काफी हॉट है, मेंटल हेल्थ हॉट है। देन और आप इवैल्यूएट क्या कर रहे हो इन केसेस में, लाइक यार अर्ली स्टेज में फाउंडर बैठ होती है founder bet? कि फाउंडर टीम कैसी है और कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है कि नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन है कि नहीं है, एक्सपीरियंस कैसा है उनका, उनका क्या विजन है कंपनी को लेके। प्रोडक्ट काफी बार पिवट हो जाता है। Do you have a preference of one founder, two founders? I have a very strong bias कि सिंगल फाउंडर्स में मैं नहीं डालता हूँ। अभी रिसेंटली एक में डाला है, उसको भी बोला है कि भाई तेरे को लाना पड़ेगा, बिकॉज ना वन इट इज अ वेरी चैलेंजिंग कि आपको एक बंदा कर ही नहीं सकता। दूसरा, आपको कुछ हो गया अगर आप 3 महीने के लिए अगर बेड पे पड़ गए तो कंपनी खत्म हो जाएगी। तो इनफैक्ट एक मेरे सब दोस्त लोग एक कंपनी में कर रहे थे, मैंने आई पुट माय फुट ऑन यार मैं नहीं करूँगा बिकॉज सिंगल फाउंडर है। He contracted some bad disease, 6 months he was out, almost on death bed, बच गया कंपनी में। तो वो रियल वो है ना, मतलब वो मेरा भी नहीं है, मतलब बहुत सारे मतलब ऑलरेडी बना हुआ थीसिस है VCs का, और अगर किसी वजह से कर भी रहे हैं तो देन द सेकंड लेवल मैनेजमेंट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। आपको अच्छा सा ESOP पूल जो उन 3-4 लोगों में बटेगा जो आपके नीचे के 3 हैं, जो 3 आपके बिना भी कंपनी चलाए रखेंगे। तो वो कुछ तरीके भी डी रिस्किंग के होते हैं कि यार बहुत बढ़िया कंपनी है, चलो इस वाले को, हर चीज इज सिग्नल ना, हर चीज की स्कोरिंग है कि ठीक है यार फाउंडर एक कम है बट काम बढ़िया है, रेवेन्यू अच्छा बन रहा है, रिपीट अच्छा है। Last thing I wanted to cover is you invest in a lot of startups as an angel. So what kind of guidance do you give them? What kind of help are you available for? आपका वो relationship क्या रहता है कि come to me for help or like you reach out every month, और वो relationship क्या रहती है with founders? नहीं, हम नहीं reach out करते। I don't reach out. I tell them कि if you have any help, any connect you need, any problem you want to discuss or just soundboarding, reach out to me. Always available, but rarely I would ever reach out to you and ask for an update because मैंने तो डाल के राइट ऑफ कर दिया है। अब आएगा तो बढ़िया है, नहीं आएगा तो भी बढ़िया है। It's like that is what angel investing is, right? And it's an odds game कि भाई 20 में डाला हुआ है, उसमें से 2-3 ही हैं जो बड़ा एग्जिट देंगी, 5-6 हैं जो शायद 1x वापस कर देंगी, बाकी खत्म हो जाएंगी। पर उन फाउंडर्स में फिर से डालेंगे कि फाउंडर पे डाला ना हमने तो, ठीक है, वो सीखा है बहुत कुछ, अब तो अगली बार ही कुछ कर ले। And who do you reach out to for guidance in that? Like what is your My angel investors ecosystem? तो गौरव मुंजाल, अनअकैडमी, विजय शेखर शर्मा, पेटीएम, कुणाल शकरेट, मितिन संपत, रितेश मलिक, इनोवेट,
ऐसे मतलब I have also been blessed with a good people and Sachin Bhatia who is my co-founder and mentor. Make my trip. So have been blessed with such people who invested their money. It's not just कि मैं सिर्फ जाके ज्ञान ले रहा हूँ, उनका भी पैसा भी लगा. खैर उनके लिए वो पैसा कुछ है नहीं, मतलब they have not really invested. मतलब उनके लिए भी सेम है ना कि आया तो बढ़िया है, नहीं आया तो बढ़िया. But they have been there. They are there in the trenches, building companies at a higher scale. Have been through the journey where I am. तो काफी हेल्प मिल जाती है. And are these people directly accessible or क्या रहते हैं? यार बिजी रहते हैं, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. वो आपके फॉलोअप पे डिपेंड करता है. काफी बार ऐसा होता है कि मैं बैंगलोर आया हूँ बट आई एम ट्राइंग, नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं. बट वो बिकॉज आप ही की लाइफ इतनी बिजी है, उनकी तो आपसे 5x 10x बिजी होगी. बट जब जरूरत पड़ती है तब तो ये मेरे को पता है कि यार अगर मैं कॉल कर दूंगा तो वो उठा ही लेंगे, बट मैं कॉल बेवजह करूंगा नहीं अनलेस कुछ भी फटी में ही हो. वो दैट यू हैव टू सेव फॉर द राइट टाइम आल्सो. You can't utilize, you can't over-index on that. And in terms of founder community, बट ये होता क्या है ना, अच्छी बात ये है कि उनसे मान लो कभी हुआ नहीं मिल पाए, चैट पे भी बात हो गई, अब मिल लिए, 1 घंटा ही बैठ गया ना, उसमें एक कुछ ना कुछ हमेशा बहुत अमेजिंग इंसाइट लेके ही उठते हैं, जो कि इन काफी केसेस लाइफ चेंजिंग टाइप होती है. What do you think is important for a founder from an exposure perspective, understanding what they're doing, how they're doing? Because I think one thing I've seen is founders get so hell-bent on अपनी company, अपना चलाना. I feel like some exposure is needed to बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोगों के लिए क्या चल रहा है. तो how do you manage that and keep track of क्या चल रहा है market में, या क्या चल रहा है आपके space में या आपके industry में? यार तो इसलिए इंडस्ट्री इवेंट्स अटेंड करना जरूरी है, नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करना जरूरी है. आई एम अ पार्ट ऑफ ऑफलाइन क्लब, तो ऑफलाइन इस चीज में काफी हेल्प करता है ना. हमारा हर महीने पॉड सेशंस होते हैं, तो उसमें हम 8 फाउंडर्स हैं और हर महीने मिलते हैं 3 घंटे के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, कुछ सीखते हैं. फैसिलिटेटर होता है, एग्जीक्यूटिव कोच होता है, टॉपिक एक डिस्कशन होता है, फिर उसके राउंड लोग अपनी लर्निंग्स, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. प्लस फिर एक एंड में आप एक P2P सेशन होता है कि आप यू आस्क व्हाटएवर योर प्रॉब्लम और एनी एडवाइस यू आर सीकिंग. देन वो अपने वो दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दे आर एनीवे ऑलवेज अ कॉल अवे, राइट. तो वहाँ से होता है. बाकी ग्लोबल हर जैसे हमारी डेटिंग की देयर आर 2 ग्लोबल कम्युनिटीज, उसका पार्ट तो मेरे को पता रहता है कि ग्लोब पे क्या चल रहा है. आई ट्राई टू अटेंड वंस अ ईयर ग्लोबल इवेंट आल्सो, है ना. तो वो सब ध्यान रखना पड़ता है. Yeah, I think that's all the questions I had for you. I don't know if there's anything you wanted to cover from anything we missed in this case, ki founder investor relationship, anything regarding to raising, investing, or भी कोई अगर thought है जो मैंने cover नहीं किया. One last question for you regarding Truly Madly growth, expansion. Are you considering expanding to other countries outside of India, expanding to other communities or networks outside of India? What are your thoughts on international growth? Yeah, so we have launched in Dubai, and the insight there is कि यार a lot of Indian expats are there, 100%, yeah. and they all want to date and marry Indians, right? So we thought it's a very natural, and anyway हम लोग मजाक में बोलते हैं कि यार Dubai is like the 4th metro city of India, right? It's like the best metro city of India, Yeah. right? And वहाँ पे आप जाके हिंदी बोला, आपको इंग्लिश नहीं भी आती ना यार, चल जाएगा. तो we have launched in Dubai. एंड वहाँ के यूजर्स को आई थिंक काफ़ी हेल्प मिलेगी. दुबई में ही आप लोगों से मिल सकते हो, सिंगल से मिल सकते हो, नहीं तो आपका जो भी होम टाउन है या जिस भी शहर में हो, या फिर ओपन इंडिया भी यू कैन कनेक्ट, राइट. तो दैट्स द लेटेस्ट geography that we have expanded to, and this is the idea behind it. Nice. Just random thought on that. I feel like US में भी मैं इतने इंडियंस को जानता हूँ. Yeah, so that's the idea. कि दुबई से शुरू करेंगे, right? Then Canada, UK, US. ये 4 मार्केट्स are like बहुत सारे इंडियंस, and all of those Indians they want to date and marry Indians. Yes. Right? And चाहे वो उनको अपने ही देश, उधर वाले देश शहर में मिल जाए या फिर इंडिया में मिल जाए.
both I have seen and understood कि they are okay with both. I've also seen, you know what ABCD is, right? No. American Born Confused Desi. अच्छा नहीं. So US में there's a lot of Indians who are first generation Americans, right? Like they were born and raised there, but their family and their society is very like desi. So they become a mix of both, right? Like and मैंने सुना वो हमसे ज्यादा देसी हैं जो हम इंडिया में रहते हैं. हाँ, because वो जो पहले क्योंकि वो जब इंडिया से गए थे वो उतने देसी ही रह गए. हम हमारा देसी बना कम होता गया. वो वहीं पे है. And so there's this idea. I know so many people who are born there, who are Indians, but they still only hang out with other Indians and other people who like मतलब वो देसीनेस रहती है. Even though they're technically American, they don't know what India is. They've been to India maybe 2-3 times. But उनकी जो culture है, जो घर में वो है, उनको भी बस देसियों से के साथ जेल होती है. तो I've noticed that that's interesting on that part की. Yeah, communities तो I think देखो वो मैटर करता ही है ना कि अगर आप एक इंटरनेशनल स्कूल में भी या कॉलेज में भी जा रहे हो एंड अब छोड़ो सब, आप घूमने ही गए हो मान लो स्विट्जरलैंड, आपको कोई देसी दूर से घूमता हुआ भी दिख जाएगा वहां पे, आपकी दोस्ती हो जाएगी यार उससे, है ना? बिकॉज कोई बहुत कम होएंगे, आपको 2 ही लोग दिख जाएंगे, यू विल टॉक टू देम, यू विल फील हैप्पी, राइट? वो होमोजेनिटी अट्रैक्ट्स, राइट? तो सिमिलर प्रिंसिपल अप्लाइज देयर कि होमोजेनिटी अट्रैक्ट्स. Cool. ठीक है. Thank you for coming on. Yeah, thank you for I having me. appreciate the time.